स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की जो क्लास है अपनी वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दूसरी क्लास होगी। फर्स्ट क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद में आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है उसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो पिछली क्लास थी अपनी उसमें हमने लिमिट्स पढ़ ली थी, यानी सीमा एक विश्लेषिक फलन से पहले के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको हम कवर कर रहे हैं, और आज हम विश्लेषिक फलन और एनालिटिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जब आप विश्लेषिक फलन पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आपको दो तीन बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक था आपके पास में जिसमें आपने सीमा पढ़ी है, यानी जो कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर लिमिट किस तरह से विद्यमान होगी वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी यानी जो सातत्यता है वो हमने पढ़ी है। यहाँ पर सातत्यता यानी सतत फलन होना चाहिए। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। अगर कोई फलन, यानी खासकर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सम्मिश्र फलन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए एक डिफरेंशिएबल होना आवश्यक है, वो भी हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उससे पहले हमने जो पिछली क्लास है वो आपने अगर नहीं देखी है तो वो जो जाके आप पिछली क्लास जरूर एक बार रिव्यू करें, ताकि आपका जो बेसिक है वो प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। उसमें मैंने जो पिछले सालों में आए हुए एमसीक्यूज है वो भी मैंने लिए थे, तो उससे ये आपको पता चला थोड़ा सा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस बुक के अंदर, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए, इसमें जो अपने पास टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, इसमें कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहां तक हम कवर कर चुके थे पिछली क्लास में। आज की जो क्लास है उसमें हमारे पास में टॉपिक रहेगा एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन यानी आपके पास में विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन, तो विश्लेषिक फलन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इस विश्लेषिक फलन कोई अगर है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है और पर्याप्त शर्त क्या है उसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आवश्यक शर्त में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है कोशी रीमान, कोशी रीमान, कोशी रीमान इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन या कोशी रीमान समीकरण, इसको शॉर्ट में सीआर इक्वेशन भी कहते हैं। इसको भी डिस्कस करने वाले, इसका क्या महत्व है इसमें इस चैप्टर को लेकर के, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो विश्लेषिक फलन के लिए सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपके पास में कोई फलन है w = fz, और ये है आपके पास में u + i v है। ये मैं बार बार कह रहा हूं आपको, u जो है वो एक वास्तविक भाग है और i v जो है वो एक सम्मिश्र संख्या का या सम्मिश्र फलन का आपके पास में काल्पनिक भाग है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे u(x,y) और प्लस i(v,x,y), एक ही बात है, क्योंकि u भी क्या है xy का फंक्शन है यहाँ पर, और v जो है वो भी xy का फंक्शन है। ओके, ये आपके पास में इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ fz, रियल पार्ट ऑफ fz कहेंगे, और इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz, यानी फलन का काल्पनिक भाग और ये है फलन का वास्तविक भाग। अब देखिए, सबसे पहले जब हम विश्लेषिक फलन पढ़ रहे हैं तो एक फलन का एक मानी होना जरूरी है। एक मानी फलन होना आवश्यक है। एक मानी फलन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, एक मानी फलन और बहुमानी फलन। एक मानी फलन जिसका सिर्फ एक ही मान प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, केवल एक ही मान प्राप्त हो उसको हम एक मानी फलन या आपके पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और जिसके एक से ज़्यादा मान प्राप्त होते हैं उनको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये आपको छोटी सी बात है जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब देखो, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं और उसमें जो डेफिनेशन है उसको कवर करते हैं। इससे पहले मैं आपको जल्दी से एक डेफिनेशन इसकी बता देता हूं कि एक विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक क्या है और विश्लेषिक फलन क्या होता है। अगर कोई फलन है मेरे पास में, जैसे ये मैंने लिया है यहाँ पर w = fz, fz एक फलन है, सबसे पहले ये एक मानी फलन होना चाहिए। इसके बाद
बाद में ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि अपने प्रांत के अंदर ये अवकलनीय भी होना चाहिए। तो तीन बातें याद रखनी है मोस्टली इसके लिए। अगर कोई फलन विश्लेषिक फलन कहलाएगा यदि वह एकमानी फलन है, अपने प्रांत के, अपने पूरे प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। अगर ये तीन बातें अगर वो है उस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो वो फलन जो है आपका दिया गया फलन विश्लेषिक फलन कहलाएगा। ठीक है, इसको एनालिटिक फंक्शन भी कहते हैं या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर डेफिनेशन में चलते हैं। देखो यहां आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई आप देख पा रहे हो कि एक फलन जो किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय है तो प्रांत D में विश्लेषिक फलन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हम यहां पर, माना W = FZ, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, माना W = FZ और ये है आपके पास में U + i एक फलन है। ये फलन किस तरह का होना चाहिए? एक मानी फलन होना चाहिए। सबसे पहले शर्त यही है कि एक मानी फलन होना चाहिए। एक मानी फलन अपने कोई भी प्रांत जिसमें ये विद्यमान है, प्रांत यानी डोमेन, उस डोमेन जिसको मैं D मान लेता हूं, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए। वही देखो यहां पर परिभाषा में लिखा हुआ है कि प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय, यानी ये प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय, अवकलनीय है। तो ये जो फलन है आपका, यहां पर जो फलन दिया गया है, ये फलन FZ क्या कहलाएगा? एक विश्लेषिक फलन कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? एक विश्लेषिक फलन कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन। ये क्या कहलाएगा? एक एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात। ये सिंपल सी परिभाषा है जो आराम से याद रख सकते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ कि एक फलन एक बिंदु Z0 पर, Z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि इसका अवकलज न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश में भी अस्तित्व हो। विश्लेषिक फलन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। एक ही बात है कि अगर कोई फलन, मान लीजिए ये FZ फलन है, अपने प्रांत का कोई बिंदु है Z0, इस ये प्रांत में बिलोंग कर रहा है, प्रांत का कोई बिंदु, एक बिंदु है Z0, ठीक है, उसमें बिलोंग कर रहा है ये, इसके ऊपर ये परिभाषित हो और इसके ऊपर ये अवकलनीय है, तो ये इस बिंदु पर Z0 पर क्या कहलाएगा? विश्लेषिक फलन कहलाएगा। ये आप समझ लो अच्छे से, आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, उनको देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है यहां पर, एक एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिया है, FZ = मॉडुलस ऑफ Z²। मॉडुलस ऑफ Z², मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है? आप पहले इसको रिकॉल करिए, एक बार याद करिए, जो मैं करवा चुका हूं पहले। मॉडुलस ऑफ Z का मतलब होता है √x² + y²। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं मॉडुलस ऑफ Z, जो आपने सम्मिश्र संख्या या जो आपका 11th का चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, उसमें भी पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पढ़ा है सम्मिश्र संख्या, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए मैं एक बेसिक वीडियो 11th क्लास का पहले से ही बना चुका हूं, तो आप उसको जाइए, उसको जरूर चेकआउट करिए। ठीक है, अब यहां पर ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये x² + y² हो जाएगा। अब देखो ये मूल बिंदु पर, अब यहां आप देखोगे इस फलन में FZ में x², FZ का मान क्या आ रहा है? x² + y² है। तो यहां हम देखेंगे, जबकि x जो आपके पास में FZ क्या होता है? U + i होता है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां सिर्फ आपके पास में कौन सा भाग है? रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ FZ, यानी ओनली वास्तविक भाग यहां पर विद्यमान है, काल्पनिक भाग विद्यमान नहीं है। इस बात को समझो। तो ये मूल बिंदु पर, यानी मूल बिंदु 0 0 होता है, पता ही है आपको, ओरिजिन पॉइंट। तो मूल बिंदु पर ये अवकलनीय है, सीधी सी बात है। आप इसका अवकलन करोगे, मूल बिंदु रखोगे तो क्या आएगा? इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो ये मूल बिंदु पर अवकलनीय है परंतु विश्लेषिक फलन नहीं है। ये क्या है कि मूल बिंदु पर अवकलनीय जरूर है पर ये विश्लेषिक फलन नहीं है।
अब विश्लेषिक फलन यहाँ पर ये नहीं है। ये आपको कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं जो आपको सीधे तौर पर याद रख लेने हैं, ताकि एग्जाम में जब भी आए तो हम इनको सीधे तौर पर ही ऑप्शन को टिक कर दें, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने यहाँ पर, आप देखोगे इसको ध्यान से कि एफ जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है परंतु विश्लेषिक फलन नहीं है। ये भी विश्लेषिक फलन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा सीआर कंडीशन से इसको, ठीक है, प्रूव करके बताएंगे। अब देखो एक और मैंने यहां पर लिया है एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड है। इसको थोड़ा एक और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एग्जांपल्स को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में क्या देखेंगे अभी देख लेते हैं। देखो यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उसमें एक एग्जांपल तो ये था आपके पास में एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ये विश्लेषिक फलन नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। ये फलन जो है आपके पास में ये विश्लेषिक फलन नहीं है। फिर उसके बाद में मूल बिंदु पर और एफ जेड एक दूसरा आपके पास में अभी हमने देखा है एक उदाहरण एक्स वाई, ये भी विश्लेषिक फलन नहीं है मूल बिंदु पर। तीसरा जो उदाहरण है अपने पास में जो हमने अभी लिया है 1/1 माइनस जेड, ये जो है आपके पास में 1 पर विश्लेषिक फलन नहीं है। z इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल 1। अगर आप यहाँ पर 1 पुट कर दिया आपने तो 1 माइनस 1 1/0 और 1/0 पर ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इस पर भी क्या है, परिभाषित नहीं होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य बिंदुओं पर, इसके अतिरिक्त बिंदुओं पर ये विश्लेषिक फलन होगा। अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ तीनों टॉपिक या तीनों फंक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। देखिए अगला यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अपना कि एक फंक्शन आपके पास में है सम्मिश्र फलन एफ जेड, जो आपके पास इस फॉर्म में है यू एक्स वाई और प्लस आइटा वी एक्स वाई, यानी एक यू का एक्स वाई का यहाँ पर पार्ट है जिसको हम रियल पार्ट कहेंगे, यानी वास्तविक भाग है ये आपके पास में। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड आप इसको लिखोगे, और यू एक्स वाई जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड है, यानी जो सम्मिश्र फलन है एफ जेड जो आपके पास में है उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग है। यहाँ पर u जो वास्तविक भाग है वो भी x और y के समीकरण होगी या एक्स वाई का फलन होगा, और v जो है वो भी एक्स वाई का फलन होगा, ठीक है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो समझने वाली जो बात है वो है यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। एक जो सिंपल डेफिनेशन थी वो हम कवर कर चुके हैं। उसका मतलब ये है कि अगर एक फलन जो आपको दे रखा है, सबसे पहले ये एक मानी फलन होना चाहिए। तो एक मानी फलन आपके पास में है, और ये एक मानी फलन आपके प्रांत में यानी दिए गए प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो और अवकलनीय हो, तो फिर ये एक जो दिया गया फलन आपके पास में एफ जेड जो है वो विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ये हम अच्छे से कर चुके हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन को देखो, यहाँ पर जो आपके पास में एक प्रमेय है, इस प्रमेय को हम देखते हैं। यहाँ पर ये कोसी-रीमान प्रमेय है। ये क्या कहती है कि एक फलन आपके पास में एफ जेड यू एक्स वाई और प्लस आइटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u और v कोसी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी u और v दोनों कोसी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। कोसी-रीमान समीकरण का ये कथन है जो आपको याद रखना है, ये दोनों कथन आपको याद रखने। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं कि ये दोनों कथन किस तरह के हैं और कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो देखिए जो CR इक्वेशन है आपके पास में,
कोसी रीमान समीकरण, शॉर्ट में इसको सीआर इक्वेशन लिखेंगे। जहां भी मैं सीआर की बात कर रहा हूं आपको ये समझ जाना है कि मैं कोसी रीमान की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जैसे आपके पास में अभी हमने देखा कि एक फलन जो आपके पास है यहां पर सम्मिश्र फलन u(xy) और v(xy), तो u का अगर मैं आंशिक अवकलन करता हूं x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूं तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहला कथन तो ये है इसमें। दूसरा कथन ये है इसके अंदर कि अगर u जो आपके पास में xy का फलन है इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन में करता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएबल करता हूं अगर मैं, और पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं, और v का x के सापेक्ष, तो ये ऋणात्मक रूप में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ये आपको दोनों कथन याद रखने हैं। याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको, इसको सेट कर लेना है बस माइंड में। कैसे सेट करना है कि x जो है वो u जो है वो xy का फलन है और v जो है वो भी xy का फलन है। तो x के सापेक्ष u का हमने अवकलन किया और v का y के सापेक्ष, यानी जो पहले है उसका पहले के सापेक्ष, ठीक है, पहला फलन u है, u x के सापेक्ष, ठीक है, और v का y बाद में है और v भी बाद में है तो बाद के सापेक्ष करेंगे तो ये बराबर आएंगे दोनों। अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, यानी u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इनमें ऋणात्मक रूप से ये बराबर होंगे, नेगेटिवली एक दूसरे के बराबर होंगे। ये छोटी सी बात है जिसको हमें याद रख लेना है, जो आराम से याद रह जाएगी, आई थिंक कोई इशू नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने यहां पर ले रखा है नोट्स में, इसी से इसको क्लियर करते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है आयटा वाई, एक फलन है एफ जेड इज इक्वल टू आयटा वाई। आयटा वाई आप यहां पर देखोगे कि सिर्फ आपके पास में काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स प्लस आयटा वाई, ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका कि अगर मैं इसका u का x के सापेक्ष अवकलन करूं, अब u यहां पर पहले बात तो है नहीं, 0 है, तो इसका अवकलन भी 0 होगा, और अगर मैं u का y के सापेक्ष भी करूं तो भी 0 ही आएगा, दोनों बातें 0 आएंगी, ठीक है। अब देखिए v का x के सापेक्ष करते हैं तो v में यानी जो काल्पनिक भाग है उसके अंदर यहां पर आप देखोगे कि कोई भी x का, यहां पर x का पद नहीं है। u के भाग में यानी जो काल्पनिक भाग है उसके अंदर कोई भी यहां पर x का पद नहीं है, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। v का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास में v में y का पद है। तो आप याद देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये इसके बराबर होना चाहिए था जो कि नहीं है, ये एक जरूर बराबर आ रहा है, और ये भी ऋणात्मक रूप से बराबर होना चाहिए था जो कि नहीं है, ठीक है। तो ये CR जो समीकरण है CR इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने समझाने के लिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखो इसी के साथ पे, यहां पर दूसरा भी मैंने एक उदाहरण ले रखा है कि एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड टू पावर 4 है, और इसको हम यहां पर देखते हैं कि ये कोसी रीमान समीकरण को, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ जेड टू पावर 4, ये इसको देखते हैं कि ये कोसी रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो देखिए हमें पता है, हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये पता ही है हमें। यानी जो आपके पास में जेड जो होता है, मैं लिख देता हूं भाई, अगर नहीं याद है तो इसको याद रखो भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं। जेड एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लिखेंगे। इसका मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसके मॉडुलस कॉन्जुगेट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप जो पिछली वाली क्लास जो है उसको आप एक बार जरूर रिव्यू करिए। देखिए तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो क्या बनेगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, एक ही बात है। 4 पावर को मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, और पूरे का स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर ए प्लस बी टू होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन करें तो क्या बनता है, देखिए एक्स टू द पावर 4 आएगा प्लस वाई टू द पावर 4 आएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। इसको एक बार लिखते हैं समीकरण 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, CR समीकरण यानी कोसी रीमान समीकरण,
कोसी रीमान समीकरण को ये संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, तो उसके अनुसार हमें जो कोसी रीमान समीकरण का जो कथन है उसको हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो समीकरण दी हुई है एफ जेड, जो फलन दिया हुआ है उसको आप लिखो यहाँ पर x⁴ y⁴ प्लस 2x² y²। अब देखिए जो मुख्य रूप से आपके पास में एफ जेड होता है वो इस रूप में होता है u(x)y प्लस आयटा v(x)y, इसी रूप में होता है। यानी जो आपके पास में व्यापक रूप है वो ये है, जनरल टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपके पास में एक सम्मिश्र फलन की ये होती है। तो यहां आप देखोगे कि कोई भी काल्पनिक भाग नहीं है, यानी सिर्फ u है आपके पास में, v नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये u है और प्लस 0 इंटू आयटा वी लिख लेता हूं मैं एक बार के लिए xy, कोई इशू नहीं। आई थिंक समझाने के लिए लिखा है, इसकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो अब देखिए यहां पर मैं इसको यहां पर अवकलन करते हैं u का x के सापेक्ष। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 4x³ आ जाएगा, y का x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसमें 2x² हम कांस्टेंट रख लेंगे और 2y² को कांस्टेंट रख लेंगे। x² का जब हम अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष, तो 2x आ जाएगा, तो इसको लिख लेता हूं मैं 4xy², ये टर्म आ जाएगी। ओके, कोई इशू नहीं है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x² प्लस y² समीकरण 2। ठीक है, अब u आपके पास में सिर्फ भाग है, v है नहीं, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं यहां पर, समझने की कोशिश करिए। तो 4x⁴ आ जाएगा, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 0 हो जाएगा, प्लस 4 और ये आ जाएगा आपके पास में yx², ये टर्म आ जाएगी। अब की बार y का हो जाएगा x, ऐसा कैसा रख लेंगे, इसमें से 4y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस y² समीकरण 3। अब देखिए v का पद है नहीं यहां पर, तो v का जब आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो 0 आ जाएगा, और v का y के सापेक्ष भी करोगे तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि v का पद यहां पर है नहीं, पहले से ही 0 है। तो कोसी रीमान समीकरण CR इक्वेशन जो होती है उसका आपके पास में जो कथन है, जो अभी लिखा था मैंने, वो क्या था, del u अपॉन del x, यानी u का x के सापेक्ष। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करिए, बार बार मुझे हिंदी की टर्म्स बोलने की आदत कम है। ओके, तो u का x के सापेक्ष जब हम अवकलन कर रहे हैं और v का y के सापेक्ष, तो दोनों बराबर आनी चाहिए। तो क्या बराबर है, क्या देखो यहां पर ये x की टर्म ये इसके बराबर आनी चाहिए y के वाले की, y वाले की, तो बराबर है, बराबर नहीं हो सकती। बराबर सिर्फ एक ही शर्त पे होंगी कि जब यहां पर z जो है वो मूल बिंदु हो, यानी मैं मूल बिंदु लूं यहां पर। ठीक है, यानी सिर्फ मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर सिर्फ ये क्या होगा, बराबर होगी। ठीक है, सिर्फ मूल बिंदु पर बराबर होगी और कहीं पर नहीं होगी। दूसरा जो कथन है वो क्या कहता है कि u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष जब हम यहां पर आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये ऋणात्मक रूप से बराबर होना चाहिए। ये दोनों शर्तें कब पूरी होगी, सिर्फ मूल बिंदु पर पूरी होगी, ये समझ लो बात को सिर्फ। ठीक है, तो यानी ये CR समीकरण दिया गया जो आपके पास में फलन है वो सिर्फ मूल बिंदु पर ही क्या होगा, CR समीकरण को संतुष्ट करेगा, सिर्फ मूल बिंदु पर, अन्यथा कहीं भी संतुष्ट नहीं करेगा। इस बात को समझ लो, आई थिंक आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अब एक और ये बात जो है समझने वाली, ये नोट लगा के लिख लो आप, इसको समझना है कि यदि एक फलन f(z) बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन न हो तो z0 फलन f(z) का विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। इस बात को समझो कि जैसे w = f(z) फलन हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा सम्मिश्र फलन है। ठीक है, इसको सम्मिश्र फलन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम कहेंगे, u(x)y प्लस आयटा v(x)y। इसको मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, एक बार में एक क्लास में याद हो जाए तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब ये फलन आपके पास में कोई बिंदु, मान लो यहां पर हम ले लेते हैं कोई बिंदु, एनी पॉइंट जो मैंने यहां पर लिया है, वो पॉइंट जो है वो z0 है। z0 पर अगर ये विश्लेषिक फलन नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले वाला जो क्वेश्चन किया है वो मूल बिंदु को छोड़कर और कहीं भी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो विश्लेषिक नहीं है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक शर्त है CR समीकरण को संतुष्ट करना। तो अगर इस पर ये विश्लेषिक फलन नहीं है
विश्लेषिक फलन नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। अगर इस बिंदु पर ये विश्लेषिक फलन नहीं है तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, विचित्र बिंदु कहेंगे। ये याद रखना भाई, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्ट ही कि अगर कोई बिंदु जिस पर फलन विश्लेषिक फलन नहीं है तो वो कहलाता है, तो उसका ऑप्शन आपको मिलेगा विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट। दोनों ही याद रख लो हिंदी और इंग्लिश में, ताकि कंफ्यूज नहीं हो अगर थोड़ा बहुत ऑप्शन में अगर इधर उधर करता है तो। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रख लेनी है। आगे चलते हैं। देखो यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए, छोटा सा एग्जांपल है कि एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई है। इसमें दो क्वेश्चन है आपको, ये दो क्वेश्चन हम करेंगे। एक तो ये कि मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, एक तो ये है। एक ये है कि ये आपके पास में विश्लेषिक फलन है। ठीक है, ये भी आपको देखना है कि ये विश्लेषिक फलन है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो दोनों ही बातें यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है नहीं करता। तो एफ जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, ये दे रखा है। तो यहां आप ध्यान से देखोगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स वाई है आपके पास में। ठीक है, तो v यहां पर नहीं है, सिर्फ u का फलन है, v का फलन नहीं है। यानी u इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई हम लिख सकते हैं। v जो है वो 0 है क्योंकि v का फलन यहां पर विद्यमान नहीं है। तो समीकरण कोशी रीमान समीकरण के लिए du अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी x के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन करोगे, ठीक है, इसका अवकलन जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन रूट एक्स होता है और फिर y आ जाएगा आपके पास में, ये हमें रखना है। अब यहां देखो मूल बिंदु पर बात हो रही है, पहले इसका डेरिवेटिव कर ही लेते हैं। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा और y आ जाएगा, x का आपके पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, y का हमें करना नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। अब मूल बिंदु पर बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु 0 0 0 0 जब इसमें आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अगर u का y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष भी करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x के सापेक्ष भी 0 है और y के सापेक्ष भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। v जो है ऑलरेडी v का x के सापेक्ष में करता हूं तो 0 आएगा क्योंकि ऑलरेडी 0 है, और y के सापेक्ष करता हूं तब भी 0 आएगा। तो यहां आप देखोगे कि ये जो आपके पास में टर्म है वो इसके बराबर आ रही है और ये वाला पद जो है वो आपके पास में इसके बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, ऋणात्मक रूप से। तो कोशी रीमान समीकरण को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी CR इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो ये एक बात तो सिद्ध हो गई, यहां पर संतुष्ट करता है, एक बात यहां पर सिद्ध हो गई। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या दे रखा है कि फलन विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अवकलनीय भी होना चाहिए दिए गए प्रांत के अंदर, यानी जो आपके पास में जो प्रांत इसने दे रखा है या जो डोमेन दे रखा है उसके प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय होना चाहिए, यानी यूनिक होना चाहिए। अवकलनीय होने का मतलब है अद्वितीय मान विद्यमान होना चाहिए, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहां देखो, अगर मैं एफ डैश 0 लेता हूं, जो हमने पिछली क्लास में हम इसको कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। अवकलनीयता हम एक सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता कैसे निकालते हैं उसका यहां पर फॉर्मूला हमने करा था। तो z0 यहां पर एफ जेड माइनस f0 और अपॉन z ले लेते हैं यहां पर। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 और एफ जेड की जगह जो हमें दिया गया है वो रख देते हैं xy, मॉडुलस में है, और -0 आ जाएगा और अपॉन में आपके पास में आ जाएगा z की जगह x प्लस आइटा वाई लिख लेते हैं क्योंकि z का मान x प्लस आइटा वाई होता है जो हमें पता ही है। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, ये जो टर्म है आपके पास में y, इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं मूल बिंदु से गुजरने वाली एक समीकरण से, रेखा से। तो देखो एक रेखा का जो समीकरण होता है आपके पास में वो क्या होता है, एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, यहां पर जगह की कमी है तो अगले पेज पर आसानी से कर लेते हैं। देखो रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन, वो होता है आपके पास में y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है। अब मूल बिंदु से अगर ये जा रही है, मूल बिंदु यानी 0 0 0 0 से जाने वाली, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा। सिर्फ ये याद रख लेना है, डायरेक्ट याद रख लो, c 0 हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब अपने पास में जो अभी हमने लिखा है वो क्या था, लिमिट z टेंड्स टू 0
एफ जेड की जगह क्या था, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई, ये लिखा है मैंने। तो इसको y को इससे रिप्लेस कर दो आप, तो ये आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 अंडर रूट यहां पर x, और y को यहां से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ m एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन आ जाएगा आपके पास में, सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है। ओके, जो यहां हम लेके चल रहे हैं इसको, और अपॉन में x प्लस आइटा, और इसकी जगह आप लिख दो mx लिख दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहां देखेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर से एक टर्म x की बाहर आ जाएगी और वो नीचे वाली एक टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो z टेंस टू यहां पर 0 अंडर रूट क्या रह जाएगा, m रह जाएगा सिर्फ ऊपर आपके पास में, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आइटा m। तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे यहां पर, और ये मॉडुलस में भी है, मॉडुलस में चलता आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, यानी मान जो है, वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं है, देयर इज नो यूनिक वैल्यू, नो यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू, यहां पर वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं है, अद्वितीय मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अद्वितीय मान प्राप्त नहीं हो रहा है, इस वजह से जो आपके पास में दिया गया फलन है, जो एफ जेड आपको फलन दे रखा है अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, जो है वो अपने प्रांत में अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, तो इसलिए ये विश्लेषिक फलन भी नहीं होगा, तो इसलिए ये फलन जो है विश्लेषिक फलन नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था, ये दो बातें सिद्ध करनी थी। तो ये सीआर को तो संतुष्ट करता है, जो कोशी-रीमान समीकरण है उसको तो ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये विश्लेषिक फलन नहीं है, ये समझ लेना है आपको, ठीक है। सिंपल सी बात थी, आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली इसका, ओके, कोई डाउट है तो देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, और क्वेश्चंस करते हैं, देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे वाला एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो बार बार आ चुका है, आप इसको डायरेक्ट एक कथन के रूप में याद रख लोगे इसको, ताकि जब भी क्वेश्चन में आए तो आप डायरेक्ट इसको कर सको। देखो यहां पर क्या दे रखा है कि एक फलन है एफ जेड, जो यहां पर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आपको दे रखा है, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि मूल बिंदु पर अवकलनीय है, पर किसी भी यदि किसी भी बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, ये भी समझना है कि विश्लेषिक फलन नहीं है, ये भी हम इसको याद रखेंगे। देखो z क्या होता है, x प्लस आइटा वाई होता है, जो मैं बार बार बता चुका हूं, इसको याद रखना है। मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जब हम एफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, v भाग नहीं है, यहां पर सिर्फ u का ही भाग है, ठीक है, v यहां पर विद्यमान नहीं है। तो u जब आपके पास में है और इसका जब आप यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल y के सापेक्ष करेंगे तो 2y आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल x करोगे तो 0 आ जाएगा, और डेल v अपॉन डेल y करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये CR जो समीकरण है, CR इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ मूल बिंदु पर, जो इसमें लिखा हुआ है, याद रखना इस बात, अच्छे से कंटेस्ट कर लो, इसको रट लो कि मूल बिंदु पर इस तरह का जो फलन आपको मिल रहा है, तो मूल बिंदु पर क्या होगा, सीआर को सेटिस्फाई करेगा, पर विश्लेषिक फलन नहीं है, क्योंकि अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं होगा। इसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन जो है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो आगे वाला देखते हैं, फलन आपको दे रखा है यहां पर एफ जेड 1/1 माइनस जेड है के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक फलन है, इसको भी समझ लो साथ में ही। यहां पर देखो जब आप इसमें 1 रख दोगे तो ये 1/1 माइनस 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 1/0, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अब यहां देखो इसको छोड़ करके सारे बिंदुओं पर क्या होगा, ये विश्लेषक होगा। देखो ये बात हम स्टार्ट में कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि जब हम विश्लेषक की परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एफ जेड जो है वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, यहां पर परिभाषित होना चाहिए। तो ये परिभाषित नहीं है, तो ये 1 को छोड़ करके अन्य सभी बिंदुओं पर क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा, ये याद रख लेना सीधा ही। आगे चलते हैं, अगला है आपके पास में कि
अगले वाला है आपके पास में एक फलन दे रखा है जेड स्क्वायर, सर्वत्र अवकलनीय है, एक विश्लेषिक फलन है, सर्वत्र अवकलनीय भी है और विश्लेषिक फलन भी है। एफ जेड इज इक्वल टू दे रखा है जेड स्क्वायर है, और जेड क्या होता है हमें पता ही है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है। इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, आइटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है तो माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा प्लस का 2xy आइटा। तो ये तो u भाग हो गया जो अपने पास में होता है uxy की टर्म होती है, पद होता है, और vxy की, तो ये u भाग और v भाग आ गया, ठीक है। और ये CR को सेटिस्फाई करेगा, आप करना चाहो तो कर लो। देखो जैसे u का x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पर 2x आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 2y आइटा, ये टर्म आ जाएगी। और जब हम u का y के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलेगा, एक मिनट, सॉरी u का ही करना है ना अपने को, एक मिनट, इतना ही आएगा, ठीक है। u का y के सापेक्ष करेंगे तो 2y आ जाएगा, v का x के सापेक्ष करेंगे यहां पर तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, इसको ध्यान रखना है क्योंकि y स्क्वायर है ऋणात्मक, और v का x के सापेक्ष करेंगे यहां पर तो 2y आ जाएगा, और v का x के सापेक्ष करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब देखो यहां पर कोसी रीमान CR समीकरण को ये सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पद है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला पद y वाली टर्म के बराबर होना चाहिए, यहां y है, ठीक है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, हो रहा है। ये वाला पद इसके बराबर होना चाहिए ऋणात्मक रूप से, तो ये भी बराबर हो रहा है। तो ये CR समीकरण को क्या कर रहा है, यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, और प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित भी होगा। तो ये क्या है आपके पास में, एक विश्लेषिक फलन होगा, इसको याद रख लेना अभी। ये विश्लेषिक फलन होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है समझने के लिए। चलिए, तो आपको CR समीकरण अच्छे से समझ में आ गई होगी, और CR समीकरण को कैसे हम कर सकते हैं सॉल्व, क्वेश्चन करने वो भी समझ में आ गया होगा। x और y के सापेक्ष सिर्फ अवकलन करना है, आंशिक अवकलन, पर यह ध्यान रखना है कि u का पद और v का पद, जो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग है, उसका x और y के सापेक्ष अवकलन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अगला आपके पास में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब ले रहा हूं यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड है, जो सिद्ध करना है कि सर्वत्र विश्लेषिक है, सिद्ध करना है कि ये सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, और इसको हमें ये सिद्ध करना है कि ये सर्वत्र यानी सभी जगह पर क्या है कि ये विश्लेषिक फलन है। तो क्या ये CR को सेटिस्फाई करेगा, अभी देख लेते हैं। और ये अद्वितीय भी होना चाहिए, इसका अवकलज जो है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान है क्या। अगर ये दो बातें हो रही है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, यानी विश्लेषिक फलन होगा। तो देखो हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि z का मान क्या होता है, x प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है, और वो यहां पर हम रख देते हैं। तो एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस आइटा वाई लिख लेता हूं मैं। इसको क्या करते हैं, इस दोनों भाग को अलग अलग करके लिख लेते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं इनटू ई टू दी पावर आइटा वाई, ऐसे लिख लेता हूं मैं। इसको समीकरण 1 दे देता हूं एक बार। अब देखिए, हमने जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले से ही मैं क्लास बना चुका हूं, आप उसको जरूर देखें एक बार, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमने डी मायोवर थ्योरम पढ़ी थी। तो डी मायोवर थ्योरम के अकॉर्डिंग आइटा वाई को हम कैसे लिख लेंगे, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, इस रूप में लिखेंगे इसको। तो ये याद रखना भाई, ये डी मायोवर थ्योरम से मैंने लिखा है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसी को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो एफ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में ई टू दी पावर एक्स, साथ में आ जाएगा कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे, दोनों भाग को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स कोस वाई आ जाएगा, प्लस आइटा ए की पावर एक्स साइन वाई आ जाएगा। इसको देते हैं समीकरण 2, ये याद रखनी है। अब देखो इसके दोनों भाग पृथक हो गए, यहां पर ये तो आ गया यू एक्स वाई भाग प्लस आइटा वी एक्स वाई आता है, तो दोनों भाग यहां पर पृथक हो चुके हैं। u भाग अलग हो गया, v भाग अलग हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब CR समीकरण की बात करते हैं हम, CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन का जो कथन है वो क्या है आपके पास में, कि u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और v का y के सापेक्ष बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, u का y के सापेक्ष अगर आप कर दो तो ऋणात्मक रूप से v के
x के सापेक्ष किए गए आंशिक भाग के बराबर होना चाहिए, आंशिक अवकलज की। ठीक है, तो जो दो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई है उसका हम x और y के सापेक्ष u और v भाग का अवकलन करते हैं और देखते हैं कि ये यहां पर CR को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए हमें FZ क्या मिल गया है, यहां पर देखो FZ जो भाग मिला है वो मिला है हमें e⁻x cos y और प्लस आयटा e⁻x sin y, ये भाग मुझे मिला है समीकरण 2 में। ठीक है, तो अब CR इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो CR के अकॉर्डिंग डेल u अपॉन डेल x, ये आपके पास में u भाग है जो मैं बार बार कर रहा हूं और ये वाला v भाग है xy। ठीक है, तो इसका x के सापेक्ष करोगे तो cos y तो कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा और e⁻x का e⁻x ही होगा, तो ये आ जाएगा। डेल u अपॉन डेल y, इसका y के सापेक्ष करोगे तो e⁻x तो कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा, cos y का आप करोगे तो माइनस का sin y आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं। अब v का x के सापेक्ष करें, v का x के सापेक्ष करेंगे तो e⁻x का e⁻x ही रहेगा, sin y आ जाएगा। v का y के सापेक्ष करेंगे यहां पर तो अब की बार x जो है वो कांस्टेंट ऐसा कैसा रहेगा और sin का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए कि ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। आ रहा है समझ में, ये वाला भाग दोनों बराबर हैं और ये वाले दोनों भाग जो हैं वो ऋणात्मक रूप से क्या है, बराबर हैं। तो ये जो समीकरण है कोशी रीमान समीकरण CR इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करता है। CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, जो हम बार बार देख चुके हैं कि u का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष अवकलन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। दूसरा कथन क्या है, u का y के सापेक्ष और ऋणात्मक रूप से v का x के सापेक्ष, तो ऋणात्मक रूप से यहां पर ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो ये क्या है, पहली जो आवश्यक शर्त थी उसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, उसको ये संतुष्ट कर रहा है कि जो CR इक्वेशन है उसका ये उसको संतुष्ट कर रहा है, CR समीकरण को। समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए इसको पुनः एक बार हम चलते हैं क्वेश्चन पे, साथ में इसको सर्वत्र विश्लेषिक फलन हमें सिद्ध करना है, तो हमें यह भी देखना है कि ये इसका जो अवकलज है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान है या नहीं। तो FZ इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, e⁻z था, e⁻z को हमने क्या लिख लिया यहां पर, e⁻x cos y प्लस आयटा sin y हमने लिखा था डामाइवर से, और e⁻x cos y प्लस आयटा को बाहर रख के e⁻x sin y हमने लिखा था। तो अब अगर मैं FZ का Z के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूं तो e⁻z ही आएगा, और इसका अवकलन हम करते हैं तो भी यही बराबर आता है। तो ये क्या हो गया, अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय रूप से इसका अवकलज विद्यमान है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई यहां पर। तो जो FZ हमें दिया गया है e⁻z वो क्या है, सर्वत्र विश्लेषिक, सर्वत्र रूप से विश्लेषिक फलन है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपकी जो कॉलेज की बुक चलती है उसमें भी ये क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई अलग से नहीं लेके आया हूँ, क्वेश्चन वही है जो आपके कॉलेज में चलती है, इन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। देखो अभी जो 2022 का पेपर हुआ है ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2022 का जो पेपर हुआ है उससे पहले जो पेपर थे आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा, सेकंड ग्रेड का 2018 का पेपर, 2020 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आते थे कॉलेज लेवल से वो सब ऊपरी लेवल से आते थे, यानी ऊपर से क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते थे। पर अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हो गया है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस इस पर हमें थोड़ी ज्यादा करनी है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पर, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक लेते हैं यहां पर, आप देख पा रहे स्क्रीन पर कि एक प्रदर्शित करो कि एक फलन है आपके पास में FZ xy प्लस आयटा y सर्वत्र सतत है परंतु विश्लेषिक नहीं है। सर्वत्र सतत तो है पर विश्लेषिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप जो है, आप मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसको करोगे। ठीक है, देखिए FZ इज इक्वल टू आपको दे रखा है xy प्लस आयटा y है। तो ये वाला भाग क्या हो गया, uxy भाग हो गया, और ये वाला भाग हो गया vxy।
तो CR को हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं कि CR इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर सकता है क्या, अभी देखते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो यहां पर, तो y आ जाएगा सिर्फ आपके पास में, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी का x के सापेक्ष अगर हम करते हैं तो 0 आएगा क्योंकि यहां पर x का कोई भाग नहीं है, और v का y के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो वो आपके पास में 1 आ जाएगा। तो यहां देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, CR समीकरण जो है, CR इक्वेशन संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है दिया गया फलन जो आपके पास में है वो CR को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये विश्लेषिक फलन नहीं होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, फलन आपको दे रखा है FZ UXY प्लस V आयटा VXY प्रांत D में विश्लेषिक फलन है, तो आवश्यक शर्त है। विश्लेषिक फलन होने की आवश्यक शर्त क्या होती है, अभी जो मैंने लिखी है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है कि u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करें तो ऋणात्मक रूप से बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो कौन सा सही है, u का x के सापेक्ष v का y के सापेक्ष सही है, u का y के सापेक्ष v का x के सापेक्ष ऋणात्मक रूप से, ये सत्य है। अगले वाला देखो, अगले में ऋणात्मक साइन नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। अगले वाले में देखें u का x के सापेक्ष v का y के सापेक्ष सही है, इसमें भी यहाँ पर u का y के सापेक्ष कर दिया, ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो दोनों ही सही नहीं है, सिर्फ जो पहले वाला आंसर है वही सही आएगा, ठीक है। तो ए वाला सही है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो आगे हम अप्रसंवादी फलन है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो आपके पास में कन्फॉर्मल मैपिंग है उसको पढ़ेंगे। यानी एक तो हमारा टॉपिक रहेगा और समवादी प्रसंवादी टॉपिक रहेगा, प्रसंवादी फलन उसको पढ़ेंगे। इससे पहले एक पोलर फॉर्म भी पढ़ लेंगे। पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप जो आपके पास में है, पोलर फॉर्म जो है ध्रुवीय रूप, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसी का, और ध्रुवीय रूप भी पढ़ेंगे हम, CR इक्वेशन का ध्रुवीय रूप वो भी हम पढ़ने वाले हैं, और प्रसंवादी फलन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कन्फॉर्मल मैपिंग जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक और रहे हैं अपने पास में, इनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद में 1-2 टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के और हैं, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो टॉपिक्स है कवर करेंगे, और पिछले सालों में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। चलिए।